दोस्तों, क्या यूरोप अब भी रूस के अंदर हो रही जंग को फंडिंग दे रहा है? एक तरफ यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो रूस से तेल और गैस खरीदकर उसी जंग को इनडायरेक्टली पैसे दे रहा है। 2024 में यूरोप ने यूक्रेन को लगभग 18.7 बिलियन यूरो की मदद की, लेकिन इसी साल यूरोप के देशों ने रूस से करीब 21.9 बिलियन यूरो का तेल और गैस भी खरीद लिया। यानी जितनी मदद यूक्रेन को दी गई, उससे भी ज्यादा पैसे उस देश को दिए गए जो यूक्रेन के साथ वॉर में था। फर्क है करीब 3.2 बिलियन यूरो का। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूरोप सच में रूस से एनर्जी रिश्ता तोड़ना चाहता है, या फिर उसकी डिपेंडेंसी अब भी इतनी ज्यादा है कि उसे अपनी वैल्यूज के साथ समझौता करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या रूस की जंग को खत्म करना वाकई प्राथमिकता है, या अब भी यूरोप दो नावों की सवारी कर रहा है? तीसरे साल की जंग में जब पूरी वेस्टर्न दुनिया ने रूस पर सैंक्शन लगाए, तब भी रूस ने अपने फॉसिल फ्यूल जैसे कि तेल, गैस और कोयले को बेचकर करीब 242 बिलियन यूरो कमाए। सोचिए, इतना पैसा सिर्फ एक साल में, जबकि उस पर हर तरफ से रोक लगाई गई थी। ये कमाई सिर्फ 3% कम है पिछले साल से, यानी सैंक्शन का असर उस पर काफी कम पड़ा। और अगर 2021 से तुलना करें, जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, तो फर्क सिर्फ 8% का था। इसका मतलब है कि रूस की कमाई लगभग वैसी ही बनी हुई है जैसे कि पहले थी, क्योंकि रूस ने शातिर तरीके से अपनाए शैडो फ्लीट, यानी अपनी छुपी हुई जहाजों की फौज खड़ी कर दी और अपना तेल उन देशों को बेचना शुरू कर दिया जो देश सैंक्शन के अंदर शामिल नहीं थे। जंग शुरू होने के बाद से अब तक रूस ने करीब 847 बिलियन यूरो की कमाई कर ली है, और वो भी सिर्फ तेल और गैस को बेचकर। अब सवाल यह है कि क्या यह सैंक्शन सिर्फ दिखावा है, या फिर रशिया इस पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट तरीके से बाईपास कर रहा है और काफी सारे देश सस्ता तेल रशिया से खरीद रहे हैं। जब G7 देशों ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाया और यूरोप ने सैंक्शन थोपे, तब रूस ने चुपचाप बढ़ती ताकत खड़ी कर दी, यानी कि शैडो फ्लीट। इसके अंदर करीब 400 से ज्यादा पुराने टैंकर जहाज शामिल थे, जिनके मालिक कौन हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता, ना इनके पास प्रॉपर वेस्टर्न इंश्योरेंस है। लेकिन इन जहाजों ने रूस को वो रास्ता दिखाया जिससे वह पूरी दुनिया में अपना तेल बेच सके बिना किसी रोक टोक के। आज रूस का करीब 61% सीबॉर्न ऑयल एक्सपोर्ट, जिसकी वैल्यू है करीब 83 बिलियन यूरो, इसी शैडो फ्लीट के जरिए हो रहा है। यानी सैंक्शन लगाने के बावजूद भी कमाई बंद नहीं हुई, बल्कि नया रास्ता खुल चुका है। यूरोपीय यूनियन ने इसके जवाब में करीब 153 जहाजों पर पाबंदियां लगाई, जो अब तक की सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। लेकिन रूस ने शैडो फ्लीट को रोकने के बजाय और मजबूत कर दिया है। 2022 से अब तक रूस ने इस नेटवर्क में करीब $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। इस नेटवर्क की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि G7 का $60 प्रति बैरल वाला तेल कैप भी फेल हो गया। शैडो फ्लीट ने रूस को वो तेल ऊंचे दामों पर बेचने दिया, जिससे सिर्फ 2024 में ही रशिया ने करीब 9.4 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा कमाई कर ली। जब यूरोप के कुछ देशों ने रशिया से दूरी बनानी चाहिए, तो रूस ने भी चालाकी से अपने तेल और गैस के खरीदार बदल लिए। अब रूस का सबसे बड़ा ग्राहक चाइना बन चुका है, जिसने तीसरे साल भी अकेले 78 बिलियन यूरो का तेल खरीदा। उसके बाद भारत करीब 49 बिलियन यूरो और तुर्की जैसे देश 34 बिलियन यूरो का तेल खरीद चुके हैं। इन तीनों देशों से मिलकर रूस की करीब 74% फॉसिल फ्यूल की कमाई हो रही है। और खास बात यह है कि भारत और तुर्की दोनों देशों ने पिछले साल के मुकाबले अपने ऑयल इंपोर्ट्स को बढ़ा दिए हैं। भारत ने 8%, तो टर्की ने करीब 6% ज्यादा तेल खरीदा, जिससे रशिया को वेस्टर्न सैंक्शंस का ज्यादा झटका नहीं लगा। दूसरी तरफ यूरोप खुद भी असमंजस में फंसा हुआ है। एक ओर वो यूक्रेन को मदद दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर अब भी रशिया से तेल खरीद रहा है। वहीं भारत ने भी बार बार साफ किया है कि रशिया से सस्ता तेल खरीदना
कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक रणनीति है और इसका सीधा रिश्ता देश की एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक विकास से है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने यह खुलकर कहा है, देश के 1.4 अरब लोगों को सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। भारत ने उन देशों पर भी सवाल उठाए हैं जो दूसरों के एनर्जी चॉइसेस पर उंगली उठाते हैं लेकिन खुद अपने लिए एक अलग मापदंड रखते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड्स। भारतीय अफसरों का यह भी कहना है कि यूरोप के पास तो अपने खुद के ऑयल रिजर्व हैं और कई सप्लायर भी, लेकिन भारत के पास न तो इतनी डोमेस्टिक तेल कैपेसिटी है और न ही कोई सस्ता अल्टरनेटिव सोर्स। अगर आज भारत रशियन ऑयल को छोड़ देता है तो इसका सीधा असर जनता और उद्योगों दोनों पर पड़ेगा। तेल और महंगा होगा और महंगाई और बढ़ेगी। इसके अलावा भारत हमेशा से एक नॉन एलिगमेंट नीति पर चल रहा है, यानी कि वो किसी भी कैंप में नहीं है बल्कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। जो देश सही दाम पर तेल देगा भारत उससे बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो। भारत ये भी कहता है कि रूस से ज्यादातर तेल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आता है जिससे दाम स्थिर रहते हैं और बाजार में अनसर्टेनिटी नहीं फैलती है। यह पूरी तरह से कॉमर्शियल डील है, न ही किसी जियोपॉलिटिकल दबाव का नतीजा। वहीं चीन ने भी साफ किया है कि हम अपनी एनर्जी जरूरतों को देखते हुए फैसले लेते हैं और किसी भी पश्चिमी दबाव, सेकेंडरी सैंक्शन या डिप्लोमेटिक धमकियों की परवाह नहीं करते हैं। बीजिंग का यह भी कहना है कि वो एक सोवेरियन नेशन है और अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी खुद तय करता है। चीन का यह भी कहना है कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें रशिया का तेल भी शामिल है, उसके नेशनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन और सोशल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। स्टेट मीडिया और सरकारी प्रवक्ता बार बार ये बताते हैं कि चीन को अलग अलग सोर्स से एनर्जी चाहिए, कभी एस्पो पाइपलाइन से तो कभी समुद्र के रास्ते मिलने वाले तेल से, ताकि ग्लोबल शॉक या जियोपॉलिटिकल टेंशन से उसकी इकोनॉमी सुरक्षित रहे। चीन के कई एक्सपर्ट्स ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर एनर्जी और पॉलिटिक्स को जोड़ा गया तो कल को कोई भी देश किसी भी बड़े एनर्जी बायर पर दबाव बना सकता है और यह ग्लोबल ट्रेड के लिए एक खतरनाक एग्जाम्पल बन जाएगा। बीजिंग के मुताबिक ये सब किसी सरकार को सपोर्ट करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी प्रैक्टिकल सोच जो चीन की नॉन इंटरफेरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की विदेश नीति से मेल खाती है। साथ ही चीन ने यह भी साफ कर दिया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर पावर में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन जब तक वैकल्पिक स्रोतों से मांग पूरी नहीं हो सकती तब तक रूसी तेल उसकी इंपोर्ट स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा बना रहेगा। जब रशिया और यूक्रेन की जंग चौथे साल में दाखिल हो रही है तब यूरोपीय नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्या वो असल में सही पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं? 2024 में यूरोप ने यूक्रेन को काफी आर्थिक मदद दी, लेकिन उसी साल रशिया से काफी सारा तेल भी खरीदा। यह वही पैसा था जो अगर यूक्रेन की डिफेंस में लगता तो शायद जमीन पर फर्क साफ दिखता। अब ईयू के सामने एक असली चुनौती है रूस से एनर्जी इंडिपेंडेंस को तेज करना और साथ ही यूक्रेन को मजबूती से सपोर्ट करना। लेकिन इसके लिए शॉर्ट टर्म एनर्जी महंगी हो सकती है और लंबे समय के फायदे के लिए कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय मार्केट में मौजूद सस्ते रशियन ऑयल से यूरोप के देशों को भी फायदा हो रहा है। आज सवाल सैंक्शन के दायरे का नहीं बल्कि इफेक्टिवनेस का है। क्या ये सच में रूस की वॉर फंडिंग को रोक पा रहे हैं? अब तक के आंकड़े बताते हैं कि सैंक्शन के बावजूद रूस की कमाई इतनी बनी हुई है कि वो आराम से जंग लड़ सकता है। तो क्या यूरोप अब सिर्फ सिंबॉलिक कदम उठा रहा है या वाकई रूस की जंग मशीन को फंडिंग से रोकने के लिए तैयार है? दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिएगा। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।